मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब होता है बेटा अभिकारक, है ना। और इसको चेंज होना है किसमें, प्रोडक्ट में। होगा वैसे ही जैसे हमने जीरो ऑर्डर में देखा था। अब इसके लिए यदि हम रेट निकालना चाहेंगे तो रेट क्या होगा, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो कैसे निकालते हैं हम। यदि हम देखेंगे तो रेट दो टाइप से बताए थे हमने। एक तो क्या होगा, जो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा के, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ आर। और इसकी पावर पहले वाले में क्या था, शून्य था। शून्य की जगह हम क्या ले लेते थे, यहाँ इसकी पावर क्या होगी, फर्स्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, इसलिए इसमें क्या होगा, वन आएगा। ठीक है, अब वन लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन जब हम पहले वाले में कर रहे थे तो आर, पहले वाले में हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने किया था कि जो आर एक्टिव मास ऑफ, इसकी पावर जीरो, और इसको हमने माना था एक, ये पूरी संख्या को हमने एक माना। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसकी पावर वन है, तो वन का मतलब ये आर रहेगा इसमें। ठीक है ना, एक तो हमने रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा हमने एक तरीका और बताया था कि जो रेट निकाला जाता है ना, रेट ऑफ रिएक्शंस निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, इसको माइनस करके। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, माइनस डी और एक्टिव मास ऑफ आर, जैसे पहले किया था, अपॉन डी टी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इतना ही अंतर है, वहां पे जीरो पावर थी, यहाँ पर पावर क्या है, वन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है ना, उसकी कोई पावर क्या होगी, जीरो। अब देखो बेटा, ये दोनों क्या है, रेट है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा के और एक्टिव मास ऑफ आर। इसमें आप पावर न लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वन को हम समझ आएंगे, इसकी पावर वन है, लेकिन अब वन पूरा नहीं होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए के, हमें क्या चाहिए के, तो इस आर को हम इस तरफ ले लेते हैं और इस डी टी को इस तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ डी आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर। इसको आर को हमने नीचे ले लिया, यार यहाँ से यहाँ आ गया, और डी टी कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं के टी टी, इस प्रकार से जाएगा, है ना। अब इस माइनस को चाहो तो दोनों तरफ माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब जब ये इक्वेशन आ जाती है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समाकलन करने पर, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं समाकलन या ऑन इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन, हिंदी का शब्द बेटा समाकलन करने पर, ठीक है ना, या ऑन इंटीग्रेशन, है ना। और इंटीग्रेशन किसका करना है, इस इक्वेशन का करना, मान लो इसको इक्वेशन नंबर वन, है ना, या इंटीग्रेशन करना है किसका, इक्वेशन नंबर। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इसमें एक इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाता है, ठीक है ना। इसको मैं दूसरा पार्ट यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे इसमें, है ना, यानी कि ये आएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा ऐसे, ठीक है ना। और ये क्या आएगा, डी एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है ना, अपॉन क्या आएगा, आर एक्टिव मास ऑफ आर, और इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर इसमें भी इंटीग्रेशन होगा, लेकिन मैंने कल बताया था कांस्टेंट पर हम नहीं लगाते हैं, तो इसको कांस्टेंट वाले को बाहर ले लेते हैं, माइनस की, और ये करते हैं डी टी पे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको
इंटीग्रेशन। अब इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा बेटा, इनमें से इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा, ये जो फर्स्ट है इसका आएगा इंटीग्रेशन लेन, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ आर। ये इस पहले वाले का आ गया है ना। फिर इक्वल का चिन्ह लगेगा, के तो अपनी जगह रहेगा, के का कुछ होना नहीं, लेकिन इस dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन t होता है, और प्लस इसमें हम क्या कर देंगे i क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना। यहाँ पर इस टाइप से है। अब कहते हैं यहाँ पर i की वैल्यू हमें पता लग गया, और यदि हम कहें कि इफ, यहाँ पर लिख रहे हैं इफ टाइम इज इक्वल टू कितना रखना है, 0। यदि टाइम 0 होगा तो जो r होता है बेटा, ये वाला r होता है, ये जो r होगा ये प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। यदि टाइम 0 होगा तो जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो कैसे होगी, जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। यदि हमारे पास क्या हुआ, r टाइम इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू r नॉट हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो ऐसी कंडीशन में इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो इस वैल्यू को जैसे हम इसमें रख लेंगे तो क्या आएगा, r की जगह क्या होगा, लेन होगा, और ये होगा एक्टिव मास ऑफ r नॉट हो जाएगा, और इस इक्वल टू क्या होगा, देखो t का मान जब 0 रखेंगे तो पूरे वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ये पूरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस i। तो देखो इस वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इस इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, है ना। i की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, देखो i की वैल्यू, तो i की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो लेन आ रहा है ही पहले से, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस KT होगा बेटा, और प्लस i की जगह हम क्या रख लेंगे, r नोट रख लेंगे, क्योंकि हमने ये तो निकाला i के बराबर, i की वैल्यू हमने r नोट निकाल ली। बस यहाँ तक दिक्कत थी, अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है ना। देखो इसको हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हम इस तरफ लेके आते हैं, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, ये वाली इधर है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस, ये तो हमने पहले भी किया था KT, अब माइनस कहाँ से रहेगी, प्लस हो जाएगा, प्लस KT इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा r एक्टिव मास ऑफ r नोट माइनस एक्टिव मास ऑफ r, ये तो हो गया है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारे पास k इज इक्वल टू क्या होगा, कि जब हम यहाँ पर k निकालेंगे तो k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये क्या है, लेन ln है ना, यहाँ पर क्या है, ln है, और यहाँ भी हमने थोड़ा गलती कर दी, इसमें ln लिखना था बेटा, लेन इसमें ln आएगा, है ना, ये ln आएगा, log ln का मतलब यहाँ पर log होगा, नहीं तो ये फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेन, इसकी जगह हमने लेन ये रख लेना। अब देखो इसमें क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, यदि KT इज इक्वल टू देखें तो KT इज इक्वल टू होगा लेन एक्टिव मास ऑफ r नॉट माइनस लेन एक्टिव मास ऑफ r, ये होगा, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, लॉग वाले में जो माइनस की वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KT इज इक्वल टू लेन एक साइड लिख लेंगे, और एक्टिव मास ऑफ r नॉट अपॉन एक्टिव मास ऑफ r, ऐसा भी लिखा जाता है, जो माइनस में है उस बटे में लिख सकते हैं, लॉग को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, k इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम k निकालेंगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t हो जाएगा, और लेन आएगा, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ r अपॉन एक्टिव मास ऑफ r, इस टाइप से। तो जो ये वैल्यू है बेटा, यही हमारे पास लास्ट वैल्यू है, लेकिन एक कंडीशन है, जब हम इसमें लॉग लेन को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो तब कंडीशन क्या होगी, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है बेटा, है ना, या
ऐसा भी हो सकता है कि k इज इक्वल टू यहाँ आएगा 2.303 अपॉन टी, तो पहले से था ही, ठीक है ना। जो लिन था वो क्या, उसका क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, वो ये आएगा एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर। देखो बेटा ये हो गया कि नहीं हुआ, आ गया हमारे पास ये वैल्यू। तो ये सिद्ध करने के लायक है यदि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चाहिए होगी। सबको समझ में आया या नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ में आ गया बेटा? तो इस प्रकार से हम ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एक पार्ट तो ये है। अब दूसरा जो पार्ट है, कभी कभी क्या करता है वो पूछ लेता है आपको से, ना। मान लीजिए उसने पूछा, वो आपसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए, होगा सब में इक्वली एक जैसे ही होता बेटा, है ना। इसको चाहे आप रट लो चाहे कैसे भी समझ लो, वैसे तो कोशिश ये करनी है कि समझना है इसको। k इज इक्वल टू, देखो k इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1, एक तो ये होगा T2 माइनस T1, और लिन देखो R नोट अपॉन R, ये हो गया बेटा हमारे पास, है ना। ये हमने सॉरी R नोट नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे R1 अपॉन R2, इसमें अलग अलग वैल्यू है, R1 अपॉन R2, बस बाकी तो सेम है वैसे ही। देखो यहाँ T था लेकिन यहाँ T2 माइनस T1 हुआ, लिन वही था, यहाँ R नोट था अपॉन R, ठीक है ना, यहाँ R1 R2 कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, होगा उसी की तरह जिससे हमने अभी किया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा लेंथी है बेटा, है ना। यहाँ पर हम रिएक्टेंट लेंगे, आना सब में एक जैसे ही है, माना हमने रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। तो हमें मालूम है जो रेट होता है, रेट कैसे होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ आर नोट की पावर 1, यानी कि k, और यहाँ क्या आएगा r की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो हमने दूसरा भी देखा था कि रेट जो निकाला जाता है, वो रेट कैसे निकाला था हमने, यहाँ पर निकाला था कि रेट इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले किया, यहाँ पर क्या आएगा माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन क्या था डी टी, ये तो निकाला, तो दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो इनको बराबर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये बराबर कैसे हो जाएगा, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी और इज इक्वल टू के और एक्टिव मास ऑफ आर, ऐसा लिख सकते हैं। इस आर को हम यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आ सकता है, तो इसको हम इसी प्रकार से लिख लेंगे जैसे पहले किया था। तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और क्या आएगा डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी, है ना। फिर माइनस के चिन्ह उधर ले जाएंगे, ये रिवीजन भी हो रहा है बेटा साथ साथ में, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख ले तो मैं इंटीग्रेशन, है ना, ये आई एन से समझ लेना, आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन या समाकलन करने पर यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं ऐसे, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर और इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के बाहर होगा और ये आएगा डी टी, ठीक है। अब हमने पहले क्या निकाला था, इसका आया था यहाँ पर लेन आर आया था, ठीक है ना, और इस इक्वल टू क्या हुआ था
माइनस के टी और प्लस आई, ये हमने निकाला। इतनी चीजें तो आ गई थी। अब हमने क्या किया था इसमें, देखो जब ये इक्वेशन आ जाए तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 मान लो, ठीक है ना, जो भी मान सकते हो, ठीक है ना। चल 2 मान लेते हैं इसमें, है ना। एक कौन से मान लेंगे, एक को इसको मान लेते हैं, है ना। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर। अब इसमें क्या होना है बेटा, देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहीं पर होगा, ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे कि 2 चीजें हमने बताई थी इससे पहले, कि मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है, टाइम इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो टाइम इज इक्वल टू जब 0 होता है तो टाइम इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमेशा आर नोट हो जाता है, ये प्रारंभिक सांद्रता के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा लेन आर नोट इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू से 0 हो जाएगा बेटा, और इसको हम प्लस आई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको स्टेप को, है ना। यहाँ पर 0 रख लेंगे तो 0 से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इस वैल्यू को मान लीजिए समीकरण 3 मान लो, इस वैल्यू को हमने क्या किया, समीकरण 2 में रखा। देखो समीकरण 3 की जो वैल्यू है समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो ये लिखना भी आपको, समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, है ना। ये आप लोगों को पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस टाइप से आ जाएगा। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लेन, ठीक है ना। और ये देखो बेटा यहाँ पर आर नोट आना चाहिए था इसको, सॉरी क्या आएगा, आर नोट आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पर, तो आर इज इक्वल टू आर नोट तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर नोट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आर नोट रख लेंगे, ठीक है ना। प्लस के टी 0 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इस वैल्यू को हम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, है ना। इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, लेन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नो, आई की जगह हमने इस वैल्यू को रख लिया। ये जब इक्वेशन मिल जाए हमें, ये वाली इक्वेशन जब हमें मिल जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे, इसको ले लेते हैं इस तरफ, इसको हम किस तरफ ले लेते हैं, ये के2 को लेते हैं इस तरफ, है ना। के को ले लेते हैं इस तरफ और इसको इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस के टी इज इक्वल टू जो हमने पहले किया था, है ना। इसके आगे लिन लगाना बेटा जरूर, मैं भूल रहा हूँ बार बार, है ना। इसके आगे लिन जरूर लगा लेना, क्योंकि मैं बार बार भूल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं भूलना। तो यहाँ से देखो ये आएगा लेन एक्टिव मास ऑफ आर नोट माइनस लिन, सॉरी ये भी लिन है, लिन एक्टिव मास ऑफ आर, ये ध्यान रखना आपको, है ना। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये देखो, ये जब इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस हो गया। तो यहाँ पर के टी इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेन, और ये आ जाएगा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है आर नोट अपॉन आर, क्या आएगा आर नोट अपॉन आर। इतनी वैल्यू तो हम पहले भी निकाल चुके थे, ठीक है। यानी कि k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और यहाँ आएगा लेन एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर। देखो यहाँ तक तो हमारा सेम चला जैसे पहले वाला था। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास T1 और T2 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, है ना। यहाँ से हम पहले इसी को शुरू से थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। यदि हम मैंने थोड़ा ज़्यादा आगे ले गए इसको, जो इक्वेशन नंबर 2 मानी थी बेटा हमने, ये वाली इक्वेशन, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू पर हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको, इस काम को ऐसे कर लेते हैं,
आगे चले गए ज़्यादा ना, यहीं पर वैल्यू रख सकते थे हम, नीचे न जा करके। ये वाला तो रिवीजन हो गया, चलो ठीक हो गया। यहाँ थोड़ी सी और आगे हमें तो ये निकालना है ना बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, है ना, ये देखो। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन नंबर 2 पर, है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 से, है ना, टाइम इज इक्वल टू, इसको ऐसा करना है, स्क्रीनशॉट ये वाला लेना आप, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, समय t1 पर, है ना, यदि t1 टाइम पर क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगी, इक्वेशन नंबर जो दूसरी है, यदि हम टाइम t1 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो t1 पर क्या होगा, यदि t1 पर लेंगे तो ये आएगा जहां पर टाइम इज इक्वल टू t1, यानी कि टाइम इज इक्वल टू t1 है, तो r इज इक्वल टू ले लेंगे, जो हमारे पास r होगा वो r1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगी, देखो यहां बनेगा लेन एक्टिव मास ऑफ r1, ये हो जाएगा, और r1 आएगा, और फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू माइनस के t1 आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। देखो हमने क्या किया, टाइम t1, t की जगह t1 रखा और r की जगह r1 रखा, बस ये क्या काम किया हमने, देखो ये आ गया। दूसरी कंडीशन में देखो, यदि हम टाइम इज इक्वल टू t2 रख लें, और तो r इज इक्वल टू क्या रख लें, r2 रख लें, देखो r2, ये आएगा। तो ऐसे में इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आएगा लेन, और ये आएगा r2 इज इक्वल टू माइनस के t2, है ना, और प्लस i, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब इनको इक्वेशन नंबर, जैसे चलो मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, इन इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास होगा 4 होगा, 4 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, या 3 में से 4 को माइनस, यानी कि हम क्या करते हैं 3 माइनस 4, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 में से हम 4 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेन देखो r1, ये क्या है बेटा r1, ये वाला, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 ये वाला घटा देंगे, लेन एक्टिव मास ऑफ r2, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू क्या होगा, फिर इक्वल का चिन्ह आएगा, देखो k, यहाँ पर भी k है, तो हम क्या कर लेंगे, माइनस, पहले से माइनस है बेटा इसमें, ठीक है ना, क्या है इसमें माइनस है, तो माइनस के t1 माइनस, फिर माइनस का चिन्ह इसमें 2 बार आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो ये वाला आया जो घटाने वाला है ना, और इसमें से हम क्या कर देंगे, ये भी ऑलरेडी माइनस है, देखो माइनस के और t2, और इसमें से ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, इसमें से घट जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो अब बचा हमारे पास ये वाली इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस प्रकार से आ जाएगा, इसको देखो ये माइनस में है तो ये बटे में चले जाएगा, क्योंकि लॉग है ना इसमें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेन r1 अपॉन r2, अब लेन हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इक्वल में क्या होगा, यहाँ पर देखें तो इसमें क्या होना है, ये भी माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के t1 प्लस, अब प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, है ना, और के t2 हो सकता है, तो t2 को पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे, प्लस है माइनस में वैल्यू है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे लेन हुआ बेटा, लेन ये हमारे पास एक्टिव मास ऑफ r1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ r2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस के t2
माइनस KT1, बस आगे पीछे किया हमने इसको, पर चिन्ह नहीं बदले उसके, है ना, ये प्लस का प्लस रहा। तो इसको ये देखो K कॉमन है दोनों जगह है, तो जो कॉमन होता है उसको हम बाहर भी ले सकते हैं। देन यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ R1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2, है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, K बाहर हो गया और ये आएगा T2 माइनस T1, ऐसा आ जाएगा। अब यदि हम K की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो K की वैल्यू को निकालने के लिए क्या होगा, ये यहाँ बटे में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे T2 माइनस T1 और लेन का चिन्ह आएगा और आएगा R1 अपॉन R2, ये होगा। और यही हमने सिद्ध करना, ये वाली इक्वेशन इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगी। ये समझ में आया या नहीं आया, ये दोबारा बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये आएगा एग्जाम में। दोबारा बताओ, जल्दी बताओ। चलो, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था तो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे बीच में कंफ्यूजन हो गया था, हम आगे ले गए थे उसको, फिर मैं बता देता हूँ यहाँ से, है ना। देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सिद्ध करना है, जो इक्वेशन निकालनी है वो निकालना हमने, K इज इक्वल टू निकालना है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 और लेन यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ R1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2। ये हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो पहले हम उसी टाइप से लेते हैं, जो हमारे पास रेट इक्वेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट होगा और ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसलिए इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, K एक्टिव मास ऑफ R की पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटा, दूसरा रेट यदि हम निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू, कैसे भी निकालते थे हम, यहाँ पर जो माइनस जितना कम होगा, यानी कि D एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt, समय के साथ जो सांद्रता परिवर्तन होता है, ठीक है ना, वो हमारे पास ही आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम अलग से ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूजन करेगा बाद में, है ना। तो इसको चलो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन करेगा, हमें सिद्ध करना ही है ना। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो बेटा, इसमें क्या करना हमने, ये जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फिर हमें ये देखना है कि ये तो दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी रेट है इस रिएक्शन का, ये भी रेट है, तो दोनों एक जैसे हैं, है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बराबर इक्वल कर सकते हैं, माइनस D एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, K और यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ R। पिछले साल बच्चों ने पूरा याद कर रखे थे बेटा तीनों, इसलिए वो फटाफट नंबर उनके ठीक ठाक आ गए, है ना। तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही समझ समझ करके देखना है इसमें। यहाँ देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ से जो R है ये हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस D एक्टिव मास ऑफ R अपॉन यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होना है, K और जो dt है, ये dt यहाँ चला जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का चिन्ह यहाँ है, इसको हम इधर ला सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ माइनस लेंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो ये तरीका भी है इसका। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू माइनस K और dt। देखो बेटा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन लेने पर या समाकलन लेने पर क्या होगा, इसको ऐसे चिन्ह बना सकते हैं, समाकलन का चिन्ह बना सकते हैं इसके ऊपर ऐसा, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है एक्टिव मास ऑफ R अपॉन एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू माइनस K बाहर होगा
और इसमें हम क्या लेंगे, dt का इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसका जब इंटीग्रेशन लेने पर क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है लेन एक्टिव मास ऑफ r इज इक्वल टू माइनस ए के टी और प्लस क्या आ जाएगा इसमें आई क्या है इसमें, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने कहा था, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बताया था इस टाइप से। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, जो इस इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू, देखो टाइम हम लेते हैं t1 और r को लेते हैं, जो हमारे पास r है उसको r1 ले लेते हैं। तो उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, पर वो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ लेना आएगा r की जगह मैंने क्या लेना है, r1 लेना है। देखो r की जगह r1 लेना है और प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा k और t1 आना है, क्योंकि t1 होगा प्लस i आ जाए। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर क्या फिर क्या कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू t2 लेते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू r2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ आएगा लेन और ये होगा एक्टिव मास ऑफ r2 इज इक्वल टू माइनस KT2 प्लस आई, और इस इक्वेशन नंबर 4 बन। ठीक है, अब हमने करना क्या है, जो तीसरी इक्वेशन है उसमें सिर्फ चौथी इक्वेशन को माइनस करना। तो यहाँ पर मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4, ये मैंने सिंबॉलिक लिखा हुआ है ना। 3 में से 4 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा 3 का इक्वेशन क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है लेन और r1, इसमें से 4 का इक्वेशन का ये पार्ट हो जाएगा माइनस लेन और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ r2 इज इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है, ये है माइनस KT1, ठीक है ना। फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस KT2, इस प्रकार से आ जाएगा। और इस i से i कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो अब देखो बेटा इसमें क्या होना है, जैसे लॉग में क्या होता है कि जो माइनस की वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। तो ये लॉग है, ये वाला लेन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये लॉग है। तो यहाँ पर हम लेन ये एक्टिव मास ऑफ r1 अपॉन इसकी क्या आ जाएगा, ये r2 आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ r2 लेन इसमें पहले से लगा हुआ, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस KT1 तो है ही इसमें, लेकिन ये दोनों ये माइनस है ब्रैकेट से बाहर, तो जैसे खुलेगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस KT2 इस टाइप से आएगा, है ना। माइनस जब चिन्ह बाहर होता है, गणित में आप लोगों ने सीखा होगा कि जब माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये माइनस बाहर है तो अंदर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि सुविधा के लिए देखें तो इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं। या ऐसा भी नहीं कि इधर जा रहा हो, इधर जाता तो अलग हो जाता, चेंजेस हो जाते इसके नाम, है ना। ये इधर भी लेके जाए तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आया बेटा लेन और ये आया r1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ r2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर होगा KT2 माइनस KT1, इसमें कोई अंतर भी नहीं है ना। यहाँ K कॉमन ले लेंगे, K कॉमन ले लेंगे तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ जाती है, ये फाइनल इक्वेशन, ये आती है लेन और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, K कॉमन होगा और ये आएगा T2 माइनस T1, है ना। इसको हम बटे में ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है कि K इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन T2 माइनस T1 और लेन तो है ही पहले से लगा हुआ, और यहाँ आएगा R एक्टिव मास ऑफ R1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2। इस प्रकार से ये इक्वेशन ये सिद्ध करने के लिए आता बेटा कभी कभी, ठीक है ना। तो आपको इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब तीसरे टाइप से क्या हो सकता है, देखो इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक है ना।
तीसरे टाइप से यदि हम देखेंगे बेटा, तो तीसरा टाइप भी बता देते हैं हम आप लोगों को, ठीक है ना। टाइम उसको आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेना, तभी आपको आ पाएगा, है ना। यहाँ पर हमें जो तीसरा निकालना होता है वो क्या निकालना होगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू, ये आता है आर नोट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा, और e की पावर माइनस के टी होता है। ये हमें सिद्ध करना होता है ना। तो ये इसी इक्वेशन से आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर से ये आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने कहा था कि जो रिएक्टेंट होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना। फिर वही हम रेट निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा के एक्टिव मास ऑफ आर और इसकी पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यदि शून्य जीरो ऑर्डर के लिए होता तो यहाँ पर जीरो होनी थी पावर, है ना। दूसरा में यदि निकालते हैं रेट, तो रेट कैसे निकलता है, माइनस इज इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी। ये हम निकाल लेते हैं, दोनों रेट हैं तो इक्वल, इसी रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं तो ये इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो हम इसको इक्वल के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा के और एक्टिव मास ऑफ आर वन न लिखें, आर वन का मतलब ये आर होगा, है ना। इसको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आर अंडरस्टूड है। यहाँ देखो बेटा, ये आर हम नीचे ले लेंगे, ये डी टी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा फिर वही माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आएगा, के और डी टी, इस प्रकार से हो जाएगा। जब ये आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें से इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना। हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दे रहा हूँ मैं सीधे डायरेक्ट, या माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दो पहले ही, ठीक है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको प्लस कर देते हैं ना, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दी मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के, तो बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा डी टी। तो इसको हम निकालना आता ही हमें, यहाँ आएगा लेन और ये आएगा एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो जाएगा, है ना। ये जब वैल्यू आ जाए, यहाँ पर जब वैल्यू आ जाए, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने पहले भी बनाया इसको, इक्वेशन नंबर 2 ये बहुत कुछ सिमिलर है बेटा, है ना। थोड़ी सी अंतर है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ से वो जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ से शुरू हो जाता है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू 0 जैसे हमने शुरू में लिया था, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आर है वो आर इज इक्वल टू आर नोट हो जाता है। जब टाइम की कंडीशन में आर इज इक्वल टू आर नोट हो जाता है, जब 0 हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या होगा, लेन और एक्टिव मास ऑफ आर नोट हो जाएगा। और देखो बेटा, टी की वैल्यू जब इसमें रखेंगे ना तो इस पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको सीधे हम क्या कर सकते हैं, प्लस आई लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरी वैल्यू, तो इसलिए हमारे पास इस वैल्यू को रखने पर ये इक्वेशन इस टाइप से हो जाती है। अब इस जो हमारे पास तीसरा नंबर का इक्वेशन आया, इसको हम, इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं, है ना। इसमें रखेंगे तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी जैसे हमने पहले ही किया था, लेन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आई की जगह क्या रख लेंगे, लेन एक्टिव मास ऑफ आर नोट। है तीनों एक ही जैसे, है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा लेन, ये लेना आएगा और ये प्लस में बेटा इधर आकर के माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, लेन एक्टिव मास ऑफ आर माइनस लेन आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये हमने इधर प्लस की वैल्यू थी, उधर जा इक्वल से उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेन और ये होगा एक्टिव मास ऑफ आर नोट, ठीक हो गया, इज इक्वल टू माइनस के टी, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि जैसे जब ये वैल्यू आ जाए, इतनी वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो,
भी 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसका एंटी लॉग लेने पर, यहाँ दोनों तरफ है ना, वो साइड क्या लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने पर है ना, यहाँ भी इसका भी एंटी लॉग लेंगे, इसका भी एंटी लॉग लेंगे, और जब इसका एंटी लॉग लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता आर एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू आर नोट और ई की पावर माइनस के टी, और यही हमें सिद्ध करना होता है। बस इन दोनों तरफ एंटी लॉग लेकर के ये सीधे आ गए। तो इस टाइप से हमारे तीनों इक्वेशन कंप्लीट हो गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस।